Hello and welcome students of class 12 to the platform that is your YouTube channel, the Discovery International School, along with your YCL, that is a brand for quality education, which brings to you the best facilities in the field of JEE and your NEET preparation. So be it the regular DPP lectures, be it the class study materials, the practice papers, the NEET papers, all will be catered to you under a single umbrella, that is the DYCL. Clear? So for that, what you need to do, you have to just search the Discovery International School YCL logo. It's our YouTube channel. You have to get yourself first of all subscribed. Clear? And for receiving the latest updates, you have to just click on the bell icon so that you will be getting acquired to all the necessary details which will be posting from time to time. Clear? So let's get started today, and today we will be taking you a little step further in the principles of inheritance, where we will be studying about the pedigree analysis. तो ये बोर्ड में भी आपका बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द नीट और द एम्स, इससे आपके कई सारे सवाल पूछे जाते हैं. ठीक, सो हम लोग देखेंगे आज पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस. सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस है क्या और हम लोग इसको क्यों करते हैं. ठीक ना, ये जो पेडिग्री एनालिसिस एक आपका जेनरेशन टू जेनरेशन का स्टडी होता है. जेनरेशन टू जेनरेशन का एक स्टडी होगा. कैसे करके ना, एक फैमिली ट्री, इधर हम लोग बोल सकते हैं इसको फैमिली ट्री, या एक जनरेशन ट्री हम लोग ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट, और उसको लेके हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज को देखेंगे और ये डिजीज क्या पैटर्न फॉलो करते हैं while this disease is communicated, क्योंकि हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं. सो ये जेनेटिक डिजीजेस जो है ये कैसे करके फ्लो करता है फ्रॉम वन पेरेंटल जनरेशन टू द अदर नेक्स्ट जनरेशन. ये जो एक एनालिसिस करते हैं हम लोग, उसके लिए हमें जो इस्तेमाल करना होगा दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस, टू एक्चुअली स्टडी द पैटर्न ऑफ द डिजीज बाय डूइंग अ स्टडी ऑफ जनरेशन टू जनरेशन बाय टेकिंग अ फैमिली ट्री. ठीक, तो इसके लिए कुछ सिंबल्स का स्टडी होता है. सबसे पहले हमें कुछ सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे, और वो किस रिलेटेड है बहुत ही आपका कम समय में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कल विल बी रिप्रेजेंटेड फीमेल्स, whereas a square, ऐसे अगर आपका ब्लैंक सर्कल होगा सो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल फीमेल. नॉर्मल मतलब जिसके अंदर कोई डिजीज नहीं है. ठीक, नाइदर शी इज अ कैरियर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, इज परफेक्टली नॉर्मल. ठीक वैसे ही जो स्क्वायर है, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल मेल. ठीक है, ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉर्मल मेल. और अगर आपका ऐसा टाइप का एक रोम्बस टाइप का अगर आपका कोई फिगर हो, सिंबल हो, सो दैट विल बी मीनिंग दैट द सेक्स इज अनस्पेसिफाइड. सेक्स विल बी और अनस्पेसिफाइड, जहां पर हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि द सेक्स इज अ मेल और अ फीमेल. तो उस कैटेगरी को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, एक छोटा सा रोम्बस. क्लियर है. ठीक, अब इफ आई ड्रॉ अ सर्कल और ये मैं पूरा का पूरा कलर फिल कर देता हूं या कोई मार्किंग कर देता हूं, इसका मतलब क्या है ना, दिस इज योर डिजीज्ड फीमेल, मतलब शी इज अफेक्टेड विद द डिजीज. सिमिलरली अगर मैं बात करूं मेल का, सो ये हो जाएगा मेरा डिजीज्ड मेल, एंड फाइनली ये हो जाएगा मेरा डिजीज्ड अनस्पेसिफाइड सेक्स. दिस विल बी डिजीज्ड अनस्पेसिफाइड सेक्स. क्लियर है. ठीक है, मतलब इसको हम लोग न्यूटर जेंडर भी बोल सकते हैं, विच इज नाउ बीइंग अफेक्टेड बाय द डिजीज. क्लियर.
अब अगर मैं बात करूं दिस विथ दिस, तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ कपल, ठीक है, वेयर द फीमेल इज मैरिंग गेटिंग मैरिड टू अ मेल, और यहां पर दोनों ही कैसे हैं, नॉर्मल है, ठीक। सो ये जो होगा दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग अ मैरिज लाइन, दिस इज अ मैरिज लाइन, ठीक। और यहीं पे अगर मैं बात करूं अ डबल स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, इसको हम लोग नाम देंगे कंसिंग्विनियस मैरिज, इसको हम लोग नाम देंगे कंसिंग्विनियस मैरिज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसिंग्विनियस मैरिज? ना अगर आपका शादी हो रहा है बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स अगर आपका शादी हो रहा है, सो दैट काइंड ऑफ अ मैरिज विल बी नोन एज द कंसिंग्विनियस मैरिज। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय टू लाइंस बिटवीन द कपल्स, ठीक है। सो पेडिग्री, पेडिग्री के ये हमें सिंबल्स बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सिंपल आपको कोई बता दे कि दिस इज द कपल और इस कपल के आपके 3 संतान हुए, 3 child are there, so the first child is a girl child, the second one is a male child and the third one is also a girl child. तो ये हो जाएगा आपका this will be your parental generation और ये हो जाएगा आपका F1 अगर मैं बात करूं, so ये हो जाएगा आपका the next generation। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं this is married to another male और इनके आपके अब संतान हुए सपोज 2, ठीक। सो ये हो जाएगा आपका द थर्ड जनरेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ऐसे करके हम लोग एक पैटर्न का स्टडी करेंगे, मतलब एक फैमिली ट्री का स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली किसके लिए आपका डिपेंडेंट है, किस चीज को हम लोग डिटरमाइन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ दिस पेडिग्री एनालिसिस। क्या क्या डिजीजेस हमें बारे में पढ़ना पड़ेगा, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ना सबसे पहला जो आपका इनहेरिटेंस हो जाएगा टाइप, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब, चलो एक बार पूरे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक को हम लोग समझाते जाएंगे। नेक्स्ट विल बी योर द वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। थर्ड वन विल बी योर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड inheritance, and the final one will be your the autosomal linked inheritance। बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ जाओगे। अब एक्चुअली यहां पे हम लोग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का पैटर्न स्टडी करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, ठीक। हम लोग एनालाइज करेंगे, हमारे पास अलग अलग जनरेशन टू जनरेशन का स्टडी होगा फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली। हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डिजीज आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, दैट इज विच टाइप ऑफ अ डिसऑर्डर, आइदर इट इज साइटोप्लाज्मिक या वाई लिंक्ड या एक्स लिंक्ड या इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर, ठीक। और यहां पर एक्चुअली हम लोग किस चीज का स्टडी कर रहे हैं ना, ये जो डिसऑर्डर्स होगा या डिजीज क्रिएट होगा, दैट विल बी ड्यू टू अ डिजीज कॉजिंग जीन, डिजीज कॉजिंग एक कोई जीन के वजह से ही ये होगा। हम लोगों को एक्चुअली ये जो अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये जो डिफेक्टिव जीन है, ये डिफेक्टिव जीन का लोकेशन या प्रेजेंस कहां पर होगा, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ
location of the defective gene. defective gene. खुद बताओ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब इसका मतलब ही है कि जो डिफेक्टिव जीन होगा दैट विल कहां पर प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट, यहां पर जो Y आपके क्रोमोसोम होंगे, द Y क्रोमोसोम विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ अ डिफेक्टिव जीन. ठीक, क्रोमोसोम, सॉरी, यहां पर इट विल बी द X क्रोमोसोम के ऊपर रहेगा और यहां पर ये रहेगा किसके ऊपर, ना कोई भी एक ऑटोजोम के अंदर जीन होगा जो आपका एक्चुअली क्या होगा, डिफेक्टिव इन. क्लियर, ये हमें फाइंड आउट करना है. इन पूरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका अगर मैं बात करूं एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, इनके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हो जाते हैं. कैसे ना, सपोज करो अगर मैं बात करूं दिस इज योर एक्स लिंक्ड टाइप एंड दिस इज योर ऑटोसोमल टाइप, ऑटोसोमल लिंक्ड. दिस इज योर एक्स लिंक्ड एंड दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड. तो ये जो आपका जीन होगा ये कब एक्सप्रेस होगा, ये जो जीन है ये कब अपना फैक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज दे कैन बी इन टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स. तो आइदर दे कैन बी एक्सप्रेसिव इन डोमिनेंट कंडीशन, तो इसके हमें सब केसेस पढ़ने हैं. तो ये जो आपका जीन है ये एक्सप्रेस तभी होगा इफ इन द डोमिनेंट कंडीशन, और अदरवाइज इट विल बी इफ दे आर रिसेसिव कंडीशन. Same goes with the X-linked. They can be either in the dominant condition or they can be getting expressed only under a recessive condition. ठीक है, सो हमें टोटल अगर देखना है इन दोनों के लिए तो हमें सिर्फ स्टडी करना है कि ये जो आपका पैटर्न है, क्या ये पैटर्न साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा या क्या ये पैटर्न आपका वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को डील करे. ठीक, बट इफ आई टॉक अबाउट द एक्स लिंक्ड एंड द ऑटोसोमल, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड कि आपका ये जो ऑटोसोमल है तो क्या ये आपके रिसेसिव कंडीशन में होगा या डोमिनेटिंग कंडीशन. एंड सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे एक्स लिंक के, तो यहां पर भी हमें देखना होगा कि क्या ये आपके डोमिनेंट कंडीशन में होगा या रिसेसिव. ठीक है, क्लियर. तो इसके लिए बहुत सारे कुछ ट्रिक्स है, सो हम लोग ट्रिक्स को एक एक करके देखेंगे. इससे पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग. एक कंसेप्ट होता है जिस कंसेप्ट को हम लोग नाम देते हैं स्किप द जेनरेशन. स्किप द जेनरेशन. हम लोग अभी दो पेडिग्री में ड्रॉ करूंगा और ड्रॉ करके मैं बताऊंगा कि ये स्किप द जेनरेशन एक्चुअली है क्या. ठीक, सो पहले इंस्टेंस में हम लोग देख लेते हैं. सपोज, ठीक है, अगर मैं ये कर दिया तो ये क्या हो गया, दिस इज द डिजीज अफेक्टेड फीमेल. ये कपल है जिनमें आपका जो फीमेल है दैट इज डिजीज अफेक्टेड और जो मेल है दैट इज नॉर्मल. ठीक, अब तो समझ में आया. यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, दिस इज योर पेरेंटल वन जनरेशन, दिस इज सेकेंड जनरेशन एंड दिस इज थर्ड जनरेशन. ठीक है, यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए कि यहां पर जो पेरेंटल जनरेशंस थे वो अफेक्टेड थे. ठीक, सो यहां पर जो मेरा फीमेल है दैट इज अफेक्टेड. ठीक, यहां पर इस जनरेशन में जितने भी आपके हैं नो प्रोजेनी इज अफेक्टेड. नो प्रोजेनी इज अफेक्टेड. सारे के सारे नॉर्मल है. मतलब जैसे कि लग रहा है
कि ये जो डिजीज था, ये डिजीज एक जनरेशन बिल्कुल स्किप कर गया है, ठीक। एंड अगेन ऐसे आपके यहां पर जो होगा, यहां पर भी आपका चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड, चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड। तो यहां पर इस कंडीशन में जहां पर आपका एक स्किप ऑफ जनरेशन दिखाई दे रहा है, हमें यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन हमें दिखाई दे रहा है अच्छी तरह। सो इस कंडीशन तभी पॉसिबल होगा अगर आपका दिस कैन बी द केस ऑफ अ रिसेसिव, ठीक है। अगर आपका जो डिजीज है वो डिजीज आपके रिसेसिव जीन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेंगे, तो आपका उसके अंदर क्या दिखाई देगा, मे बी ये आपका एक रिसेसिव जीन हो सकता है इफ इट शोज द स्किपिंग ऑफ द जनरेशन। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक, कि अगर कोई जनरेशन स्किप करेगा कोई डिजीज, तो देयर आर चांसेस कि द जीन टू बी एक्सप्रेसिव कैसा होगा, अंडर ओनली रिसेसिव कंडीशन। नेक्स्ट इंस्टेंस देखते हैं। सो दिस इज योर, हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट केस। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड केस। इसके अंदर वही सेम एक दूसरा ले लेते हैं कपल, जहां पर सपोज ठीक, ऐसा एक केस क्लियर है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हर जनरेशन टू हर जनरेशन आपका यहां पर सारे में ही हमें कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो कि अफेक्टेड होंगे। तो यहां पर आपके अगर देखा जाए, सो यहां पे आपका कोई भी स्किप ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है। पेरेंटल जनरेशन के अंदर भी आपका एक डिजीज मिला था हमें, और जो प्रोजेनी बना सेकेंड जनरेशन के अंदर भी हमें डिजीज मिल रहा है। मतलब क्या है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज नोटिस्ड। यहां पे जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज नोटिस्ड। और अगर आपका ऐसा स्किपिंग द जनरेशन अगर स्टडी नहीं होता है, इसका मतलब ही होगा कि ये जो आपका पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन है, दैट इज नॉर्मली अ डोमिनेंट लिंक्ड जीन। एक ऐसा जीन होगा, ये जीन हो जाएगा डोमिनेंट लिंक्ड जीन, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, स्किप द जनरेशन, अगर हमें एक फैमिली ट्री के अंदर स्किप द जनरेशन दिखाई दे दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस होगा वो डोमिनेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। चांसेस क्या होगा कि दैट विल बी अ रिसेसिव जीन, ठीक। और अगर आपका कोई भी आपका स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है, हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा मिल रहा है व्हिच इज गेटिंग डिजीज अफेक्टेड, ठीक है। सो उस कंडीशन में हम लोग उसको लिख सकते हैं, इट इज अ डोमिनेंट लिंक्ड जीन। यहां तक समझ में आया, क्लियर। आप नेक्स्ट में चलते हैं और हम लोग बात करते हैं, पहला जो हमारे पास है दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दैट इज न्यूक्लियर जीन एंड योर द साइटोप्लाज्मिक जीन, ठीक। और जो ये जाइगोट बन रहा है, जाइगोट जो बन रहा है किससे बन रहा है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक। मेल का लग रहा है स्पर्म, फीमेल का लग रहा है ओवम। बट स्पर्म से क्या आ रहा है ना, मैं अच्छी तरह आप लोगों को बताया था कि स्पर्म से आएगा ओनली न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस विल बी कमिंग फ्रॉम द स्पर्म which will be getting fused to the cytoplasm। मतलब इस जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये एक्चुअली किसका है, दिस इज ऑफ द मदर, प्लस क्या आएगा, द ओवा और द एग। तो यहां पर साइटोप्लाज्म और ओवा दोनों ही आएगा,
बट मेल से आपका सिर्फ न्यूक्लियस आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों मिला के जाइगोट के आपका होगा, दैट इज द न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म एंड द ओवा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक। सो ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर ये न्यूक्लियस होगा। सो ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किससे हुआ? द स्पर्म न्यूक्लियस प्लस द एग न्यूक्लियस, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका साइटोप्लाज्म है जाइगोट के अंदर, ये साइटोप्लाज्म किसका आया? फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। दिस इज द ओवम्स साइटोप्लाज्म हम लोग लिख सकते हैं, और ये दोनों मिला के ही आपका बना जाइगोट, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड द स्पर्म न्यूक्लियस मिला के आपका न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट बना, और द ओवम साइटोप्लाज्म मिलके द जाइगोट का साइटोप्लाज्म बना। इससे हमें क्या चीज एक मतलब नजर आ रहा है कि ये जो डिजीज है, अगर ये डिजीज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम द फीमेल टू द जाइगोट, फ्रॉम द फीमेल टू द जाइगोट। अब ये जाइगोट, बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल, अगर मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म किसका गया? फीमेल का ही गया, बिकॉज मेल का साइटोप्लाज्म तो कभी भी इस जाइगोट के अंदर नहीं आ सका। तो दैट मीन्स इसका पेडिग्री अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनेगा? मेल को मैं नॉर्मल पकड़ लिया, ठीक, बट जो डिजीज कॉजिंग है वो डिजीज कॉजिंग किसके अंदर है? फीमेल के अंदर है। और ये जीन कैसा जीन है? दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक जीन, दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक जीन। तो अगर ये साइटोप्लाज्मिक जीन होगा तो इस कपल के जितने भी बच्चे होंगे, इस कपल के जितने भी बच्चे होंगे, सारे इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? आप बताओ। इस कपल के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे बच्चे ऑब्वियसली अफेक्टेड होंगे। व्हाई? बिकॉज इन सब में न्यूक्लियस तो इन दोनों का आया है, बट इसका जो साइटोप्लाज्म है वो सब के अंदर आया। और जो जीन आपका फॉल्टी है, ये कैसा जीन है? दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक जीन। तो ऑल द चिल्ड्रेन ओवर हियर विल बी अफेक्टेड। कोई एक ऐसा चिल्ड्रन नहीं होगा विच विल बी रिमेनिंग अनअफेक्टेड, ठीक है। सो यहां पर मैं अच्छी तरह लिख सकता हूं कि जो ये साइटोप्लाज्मिक जीन के केस में होगा, इफ मतलब आपके डिजीज में क्या होना चाहिए? फीमेल पेरेंट, क्लियर। अगर फीमेल पेरेंट कैरिंग द जीन एंड ऑल द प्रोजेनी इज टर्निंग आउट टू बी affected, then there are chances that this type of a gene is your cytoplasmic। समझ में आया ये केस? समझ में आया केस? ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग करके आए हैं कि साइटोप्लाज्मिक जीन क्या है, ठीक। सो साइटोप्लाज्मिक जीन के अंदर सिर्फ मेल पेरेंट अफेक्ट हो सकता है, बट जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे if it is a cytoplasmic gene. Clear? Next we'll be talking about the Y-linked gene. Y-linked gene. नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि यहां पर जो डिफेक्टिव जीन होगा वो किस स्ट्रक्चर के साथ आपका जुड़ा हुआ रहेगा ना, इट विल बी प्रेजेंट ओवर द Y. सो ऑब्वियसली हमें याद करना है कि Y जो है वो किसी फीमेल्स के अंदर तो होता नहीं है। सो यहां पर अगर आपका वाई लिंक जीन अगर किसी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है तो इट इज द मेल विच विल बी अफेक्टेड। क्लियर? सो सपोज आई एम ड्रॉइंग अनदर पेडिग्री चार्ट ओवर हियर, दैट इज अ नॉर्मल फीमेल इज गेटिंग मैरिड टू अफेक्टेड मेल, और इस मेल के अंदर जो ये अफेक्टेड हो रहा है, ये जो डिजीज कॉज कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वाई लिंक्ड जीन। क्लियर? सो ऑब्वियसली इसका आपका वाई लिंक जीन अगर होगा तो यहां पर आपका डबल एक्स, और इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं सपोज एक्स और वाई विल बी कॉजिंग द डिजीज्ड जीन। सो यहां पे मैं एक्स वाई टू द पावर डी लिख सकता हूं, यहां पे डी मतलब द फॉल्टी और द डिफेक्टिव जीन, एंड दैट इज प्रेजेंट ओवर द वाई क्रोमोसोम ओवर हियर, ठीक। सो दिस इज मेकिंग द मेल अफेक्टेड। अब
इस पेडिग्री के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक, और एक ले लो, आप खुद बताओ इनमें से कौन से अफेक्टेड होंगे। वाई लिंक्ड के अंदर, वाई लिंक्ड के अंदर हमेशा जितने भी मेल्स होंगे इन सब के अंदर कैसे होगा, एक्स और वाई। खुद बताओ, इनके अंदर एक्स और एक्स, दिस इज अ फीमेल, ये भी एक्स और एक्स, दैट इज योर फीमेल, बट दिस टू केसेस आर जहां पे मेल चाइल्ड पैदा हो रहा है, और मेल चाइल्ड तभी पैदा होगा जब ये जो वाई है वो कहां से आया, फ्रॉम द मेल, एंड सिंस दिस मेल इज कैरिंग अ डिफेक्टिव जीन इन द वाई क्रोमोसोम, देयरफॉर इस पूरे पेडिग्री में जितने भी आपके मेल चाइल्ड पैदा होंगे, all those will be carrying the defective gene in the Y chromosome. Hence, पूरे पेडिग्री चार्ट के अंदर जो चांसेस ऑफ मेल है वो बहुत ही ज्यादा होगा ऑफ गेटिंग अफेक्टेड। क्लियर? सो अब देखो और थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं। दिस इज गेटिंग टू अ नॉर्मल मेल, ही इज गेटिंग टू अ नॉर्मल फीमेल, मैरी हो रहा है दोनों का ही। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सपोज करो ये सन पैदा हुआ, और यहां पर सपोज करो दो बच्चे पैदा हुए, एक गर्ल और एक बॉय। अब क्या होगा ना, ऑब्वियसली ये आपके नॉर्मल है, इसके अंदर भी वाई तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये भी नॉर्मल है। सो बोथ द नॉर्मल पेरेंट्स विल बी हैविंग नॉर्मल चाइल्ड, क्योंकि इसके पास क्या है, सिर्फ एक्स और वाई है, ये तो नॉर्मल है। सो वाई के ऊपर आपका डिफेक्टिव जीन नहीं है, सो ऑटोमेटिकली ये जो बच्चा पैदा हुआ, दिस इज अ मेल विद द वाई, और ये वाई कहां से आया, इससे आया, और एक्स कहां से आया, इससे आया। सो ये जो होगा दिस विल बी अ नॉर्मल चाइल्ड। ये चाइल्ड कैसा होगा, ये आपका नॉर्मल चाइल्ड होगा, मतलब नॉर्मल मेल चाइल्ड अगर मैं नाम दे सकता हूं। बट यहां की अगर बात करूं मैं, सो यहां पर दिस इज द नॉर्मल फीमेल, सो नॉर्मल फीमेल क्या आपका यहां पर नॉर्मल फीमेल हुआ, फीमेल चाइल्ड। बट यहां पर जो हो रहा है दैट इज अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्टिव जीन ऑफ द फादर, सो दिस इज अगेन गेटिंग अफेक्टेड। क्लियर है? ठीक। सो ऐसे अगर हम लोग जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करेंगे, सो दिस इज नथिंग बट योर द वाई लिंक्ड जीन। क्लियर? सो ये सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट किसको करेगा, मेल्स को अफेक्ट करेगा। क्लियर? बिकॉज जो वाई बॉडी है दैट इज ओनली प्रेजेंट द, बताओ, मेल्स। क्लियर? अब तो यहां तक हम लोग आज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे वाले ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अबाउट द एक्स लिंक्ड एंड योर द ऑटोसोमल लिंक्ड। क्लियर? क्योंकि उसके अंदर कई सारे हमारे पास ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि आपके हेमोफीलिया, थैलासेमिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक। सो वहां पर हमें ये पेडिग्री चार्ट से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, उसके पैटर्न को देख के आपको ये सबसे पहले सजेस्ट करना है कि ये क्या एक्स लिंक्ड होगा, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होंगे, या ऑटोसोमल लिंक्ड होगा। तो उसको देख के उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज। क्या वो कलर ब्लाइंडनेस है, क्या वो हेमोफीलिया है, क्या वो सिकल सेल एनीमिया है। सो वो सब हम लोग आगे वाले क्लासेस में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जुड़े रहिए, अच्छी तरह पढ़िए घर पे। टिल देन, थैंक यू।